अच्छा जी, ये लेटेस्ट अटैम्प्ट में सवाल आया था एक IAS 38 का। तो कुछ बच्चों के दिल में ख्वाहिश होगी कि इसको भी डिस्कस कर लें। उस ख्वाहिश का अभी तक उन्होंने इजहार तो नहीं किया मेरे से, लेकिन दिल को दिल से राह होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो नहीं, 2 नहीं, लेटेस्ट अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 ही था। ठीक है, सितंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पर्टेन टू स्फीयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। on 1 जुलाई 2021 साल के पहले दिन SL एक्वायर्ड लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन। ये कैमरा थोड़ा सा दूर हो जाए, आप लोगों के लगे ऊपर ही चढ़ गए हैं। on 1 जुलाई 2021 SL एक्वायर्ड लाइसेंस अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ 50 मिलियन। कितने पैसे दिए? 50 मिलियन। SL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन विच इंक्लूड रिफंडेबल टैक्सेस ऑफ 1 मिलियन फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल। टाइटल अपने नाम ट्रांसफ़र किया है, तो इंटेंजिबल डेबिट कर दें 52 से, रिसीवेबल डेबिट कर दें 1 से, और कैश क्रेडिट कर दें 53 से। रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना और ट्रांसफ़र फ़ी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। एग्रीड? चलें आगे। द लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर्स। लाइसेंस वैलिड है 5 ईयर्स के लिए, लेकिन ये रिन्यूएबल है हर 5 साल बाद एट अ अच्छी खासी कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। 50-40 के मुकाबले में, 40-50 के मुकाबले में अच्छी खासी कॉस्ट है। हमारी इंटेंशन है एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद रिन्यूअल होगी। ये लाइसेंस में लिखा हुआ है। SL इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस वंस। हमारी नीयत है कि इसको एक ही दफ़ा रिन्यू करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह 10 साल के एंड पे इसको बेच देंगे। हमारी नीयत भाड़ में गई। हमारी नीयत नहीं देखनी होती स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में डिसाइडिंग फैक्टर हमारी नीयत नहीं है। स्टैंडर्ड के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर है कि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है या नहीं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस 5 साल में बदल सकते हैं, हमारी नीयत भी बदल सकती है। हम कहें इंटेंजिबल की हमें ज़रूरत ही नहीं, इसलिए रिन्यूअल को फारग करें। रीज़न लिख के आएंगे पेपर में, द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, डेट्स वाई मैंने रिन्यूअल पीरियड को इग्नोर किया। महंगी रिन्यूअल में मैंने कहा था रिन्यूअल पीरियड को इग्नोर करना है, सवाल की बातों में नहीं आना। इस तरह का ना मैंने आपको एक सवाल कराया था, लिख लें। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7 करवाया था आपको, ज़ीब्रा लिमिटेड वाला। उसमें एज इट इज़ इसको आई के अपने कॉपी पेस्ट करके सवाल डाला है वहाँ से, वहाँ भी इसी तरह की लाइन लिखी हुई थी। अच्छा, इसलिए प्लीज़ लाइफ की डिस्कशन बताएं। लाइफ कितने साल हो गई? 5। SL estimates that residual value of this license would be 12 million and 9 million at the end of 5 years and 10 years respectively. रेजिडुअल वैल्यू 12 मिलियन है और 9 मिलियन है। अच्छा, इसकी कोई एक्टिव मार्केट वगैरह है लाइसेंस की? SL acquired a license against cash consideration of 50. SL incurred cost of इतने. The license is valid for 5 years but is renewable every 5 years. SL intends to renew the license. SL estimates the residual value will be इतने। अब आप क्या लेंगे? रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे या नहीं लेंगे? ज़रा सोच के बताएं, रेजिडुअल वैल्यू ले लेंगे या नहीं लेंगे? देखें, थ्योरी का सवाल है, दोनों तरफ डिस्कशन हो सकती है। एक डिस्कशन तो ये हो सकती है कि इफ़ देयर इज़ एन एक्टिव मार्केट, और वहाँ से फिर आपने अब रेजिडुअल वैल्यू ली है, तो फिर तो हम इसको ले लेते हैं। एंड इफ़ या कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी, तो फिर तो ले लें। जी अब्दुल्ला, ये लोग नहीं जा रहे हैं, क्या करूँगा, क्या कर सकते, जाओ, पता नहीं अब क्या बने। अच्छा, एक ये बात होगी। और दूसरी बात, इफ़ देर इज़ नो एक्टिव मार्केट, अगर एक्टिव मार्केट है तो ले लेते हैं, नहीं है तो नहीं लेते। तो थ्योरी के सवाल में तो मेरे ख्याल से ओपन बात है, दोनों बातें लिख के आ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। उसने देखें क्या लिखा हुआ है आई कैप ने इस बारे में। द यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 5 years एज रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट विच शुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेट इंटेंजिबल। वो तो जब खरीदेंगे तब सेपरेट इंटेंजिबल होगा ना 40 मिलियन का। The residual value of license at end of 5 years is 0 because there is no commitment by third party to purchase and there is no active market for the license. तो वो assumption उस साइड पे लेके गया। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि थ्योरी का सवाल है, हम दूसरी साइड पे भी assumption लेके जा सकते हैं। हम लिख सकते हैं assuming this residual value is from active market, तो फिर मैं ऐसे कैलकुलेशन में ले लूँगा। थ्योरी के सवाल में दोनों बातें हो सकती हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट जी। अच्छा, अगला बात है, अगर लेनी भी है तो 12 मिलियन वाली लेनी है या 9 मिलियन वाली लेनी है? 12 वाली। 9 मिलियन वाली तो इन एनी केस नहीं लेनी। अच्छा, अब अगर आई के वाले सोल्यूशन पे रहें तो अमोर्टाइजेशन निकलवा दें मुझे, अमोर्टाइजेशन निकलवा दें मुझे। कैलकुलेटर पकड़ें, डेट ऑफ परचेज ढूंढनी पड़ेगी ना यार। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2021, हमारा ईयर एंड 30 जून 22, पूरे साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी। 52 को डिवाइड कर दें 5 से,
amortization debit और accumulated amortization credit. 50 divided by 52 divided by 5 जी 10.4. अब जो सारा ये पेपर में सोचा है इसको हम लिखेंगे कैसे? License falls under the definition of intangible and falls under the scope of IAS 38. The purchase cost and transfer fee will be capitalized as a part of cost of asset, which is 52. However, refundable taxes will be recorded as a receivable. यही एंट्री को बस अंग्रेजी में पढ़ना है. Further, the life will be taken as 5 years because renewal is at not minimal cost. Yeah, is at significant cost. Therefore, SOCI will show an amortization of rupees 10.4 million if I assume, assuming that the residual value is not from active market or from any third party. आगे जी. On यकम जुलाई 2021, SL decided to develop a website. किसने ये नोट किया था? डिसीजन हुआ डेवलप करने का और इंटरनली जनरेट इनिशिएट शुरू हुआ है यकम सितंबर को. तो यकम जुलाई में डिसीजन हुआ था. वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार कोई वेबसाइट ना बनाइए. हाँ यार बना लो यार, हद होगी. ऐसे 4 राउंड बैठे हैं, वेबसाइट बनाओ. ऑन यकम जुलाई 2021 SL डिसाइडेड टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. ये लाइन बम्बास्टिक किस्म की है. अभी ये लाइन में दोबारा आके जरा पढ़ूंगा ये है क्या. SL believes that website would enhance the brand value of products and would also be used for providing general information about SL to public. अब बताएं ये वेबसाइट एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए? एक्सटर्नल लोग इसको एक्सेस करेंगे या मैनेजमेंट ने अपने लिए बनाई है? एक्सटर्नल यूज के लिए. ऑन यकम सितंबर 21 SL इंटरनली इनिशिएटेड द डेवलपमेंट. अब हमने साइंसदानों को बिठा के डेवलपमेंट शुरू भी कर दिया माशाल्लाह. विच वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 जनवरी 22. 31 जनवरी 22 को अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने लगे हैं? 5. मैं गिन देता हूँ. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने में डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है. साइंसदानों के लिए दरवाज़ा खोला था हमने यकम सितंबर 2021 को और उनको 31 जनवरी को चोगे उनसे उतार के उनको रवाना कर दिया. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट आर एज फॉलोज. 2 मिलियन उसकी प्लानिंग फेज के अंदर हुई है जो सितंबर में हुई थी प्लानिंग पहले महीने में. फिर 7 मिलियन वेब सर्वर एक्वायर किए हैं. भाईजान ये टेंजेबल होता है, ये टेंजेबल होता है. इस पे IS 16 लगेगा. टेंजेबल की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है मैंने. इस पे IS 16 लगेगा. वेब सर्वर आपने एक्वायर किया अक्टूबर 2021 में. इसकी डेप्रिसिएशन की डिस्कशन भी हो सकती थी, लेकिन अभी सवाल के अंदर जो है वो इसकी लाइफ अवेलेबल नहीं है. ₹3 मिलियन फॉर कंटेंट डेवलपमेंट नवंबर और दिसंबर के अंदर कंटेंट डेवलपमेंट हुआ वेबसाइट का. और 1 मिलियन एनुअल वेबसाइट होस्टिंग फीस. भाईजान जब फीस एनुअल है तो ये तो है ही खर्चा, तो इसकी तो डिस्कशन ही नहीं करनी कैपिटलाइज होगा या नहीं. अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती जो मैं मिटा रहा हूं तो ये चीज एक्सपेंस में जानी थी. ये पहला बुलेट एक्सपेंस में जाना था, तीसरा बुलेट कैपिटलाइज होना था और दूसरा बुलेट कैपिटलाइज होना था IAS 16 में. और पहला बुलेट एक्सपेंस में जाना था और तीसरा बुलेट कैपिटलाइज होना था. अभी मेरे पास टाइम नहीं है. अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको IAS 38 खोल के दिखाता और उसमें मैं SIC 32 में जाता और SIC 32 में जाकर मैं आपको ये दिखाता कि प्लानिंग फेज़ के ख़र्चे को हम जो है वो मेरे पास टाइम है गालिबन, हम पहुंच गए इधर है. प्लानिंग फेज़ के ख़र्चे को एक्सपेंस में डालते हैं और कंटेंट डेवलपमेंट के साथ क्या सलूक किया जाता है, IAS 38 के मुताबिक इसको कैपिटलाइज किया जाता है. ये सारी डिस्कशन थी. अनलकीली हमारी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट सिर्फ इस मकसद से है कि प्रमोशन करें. इन सारी बातों को भाड़ में डालें. प्लानिंग फेज़ भाड़ में गई, डेवलपमेंट फेज़ भाड़ में गई, एप्लीकेशन, ग्राफिकल डेवलपमेंट, डिज़ाइन, कंटेंट डेवलपमेंट भाड़ में गया. सब फारग करें क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट ICAP ने टेस्ट किया था वो ये वाला पैरा टेस्ट किया था. इफ़ अ वेबसाइट इज़ डेवलप्ड सोली फॉर प्रोमोटिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स देन एंटिटी विल नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट विल जनरेट बेनिफिट्स. ये एक एडवर्टाइजमेंट टाइप के लिए वेबसाइट बनी है सिर्फ. ऑल एक्सपेंडिचर ऑन सच वेबसाइट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन
एक्सपेंस, सारा का सारा खर्चा एक्सपेंस में जाएगा, चाहे अच्छी वाली डेवलपमेंट ही क्यों ना हो, ये भी एक्सपेंस में जाएगी। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं दिखा दिया। ओके, किधर है सितंबर 2022 अटेम्प्ट, इसलिए इसको भी कैपिटलाइज काट के मैं किस में डाल रहा हूँ, एक्सपेंस में। एनुअल वेब होस्टिंग, ये जी उसने इंट्रो का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था। एनुअल वेब होस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं IFRS 15 में रेवेन्यू कमाने वाले के एंगल से। अगर एक बंदा हमें वेब होस्टिंग करके दे रहा हो तो वो हमें सर्विस दे रहा होगा, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करा होगा ओवर टाइम। वेब होस्टिंग ये होती है कि वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट सारे लोग लेते हैं। एनुअल वेब होस्टिंग हर साल की फीस देते हैं, और हमारी नज़र में ये खर्चा है, उसकी नज़र में ये IFRS 15 लगेगा और ये इनकम होगी। लेकिन फिलहाल मैं हमारी बात कर रहा हूँ। ऑन रुपीज़ 1 मिलियन फॉर एनुअल वेबसाइट होस्टिंग वैलिड टिल 31 जनवरी, पेड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी 22 को जिस वक्त हमने वेब होस्टिंग की पेमेंट की होगी, तो इंट्रो की क्लास में टीचर बताते थे एंट्री करो प्री पेड डेबिट कैश क्रेडिट। जज्बाती होकर खर्चा बुक ना करो, क्योंकि इस खर्चे ने 1 साल का फ़ायदा देना है। प्री पेड डेबिट कैश क्रेडिट, ये सारी डिस्कशन IAS 38 की नहीं आपसे करा। जब यकम पेड इन जनवरी वैलिड टिल 31 जनवरी, इसको फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये 1 साल की है ना, तो वैलिड टिल 31 जनवरी है, तो पेड इन जनवरी उसने लिखा हुआ है, तो हो सकता है इन जनवरी से मुराद एंड ऑफ जनवरी हो, तो जनवरी के एंड पे चलें, समझ लें जनवरी के एंड पे मैंने ये प्री पेमेंट पे कर दी। अगला सवाल मेरा ये, इसने फ़ायदा अगले साल 31 जनवरी तक देना है, तो फिर इसके लिए पीरियड कौन सा होगा? एनुअल पीरियड क्या बनेगा जिसके लिए हमने ये वेब होस्टिंग करवाई है? 1 फरवरी 22 से बोलें 31 जनवरी 23, ये एनुअल पीरियड बनेगा ना। एंडिंग डेट उसने बता दी, एक बंदा साल बाद मर गया, मरने की डेट बता दे और ये बताए साल जिंदा रहा, तो फिर पैदा कब हुआ था? 1 फरवरी को। तो एनुअल होस्टिंग है 1 फरवरी को। सर 1 फरवरी से क्यों हमने एनुअल होस्टिंग बाय की? इसलिए कि 31 जनवरी को हमने साइंसदानों को निकाल दिया था और 1 जनवरी से हमने 1 फरवरी से हमने वेबसाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। तो अब एनुअल होस्टिंग की पेमेंट की एंट्री हो गई प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, पेमेंट हो गई जनवरी में। अब जब ईयर एंड आएगा, तो ईयर एंड पे खड़े होके, जनवरी एंड में मैंने ये किया, 30 जून पे खड़े होकर मैं क्या करूंगा, इसमें से थोड़ा सा क्या बनाऊंगा, एक्सपेंस बनाऊंगा। एक अगर खर्चा है 12 महीने का तो मुझे दे दो 5 महीने का। बोलें जी, ओ बोल दो, तुसी कराचू बैठ के कैलकुलेटर नहीं फड़िया था, बोलो, ये लोग नहीं बोल रहे। 0.42 मेरा खर्चा हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रो और FR1 व्हाटएवर यू कैन से। जैसे रेंट एक्सपेंस होता है, मैं पूरे साल का किराया एडवांस में दे दूं तो खर्चा भी बुक करूंगा या थोड़ा सा प्रीपेड होगा? मैंने 4 मोबाइल के कार्ड खरीदे, एक इस्तेमाल कर लिया, 3 अभी तक दराज में पड़े हुए हैं, तो खर्चे में एक कार्ड जाएगा और बाकी 3 प्रीपेड एडवांस पेमेंट। हाँ किधर है, कहाँ लिखा, कहाँ हुआ है? ठीक है, इसी के साथ मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छा रजिस्टरिंग, हाँ, अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है? किधर आ रहा है? ये वाला ना, ये ऑपरेशनल फेज का खर्चा है, इसको एक्सपेंस में डालना है, बिल्कुल एक्सपेंस में डालना है। मैं भी यही कह रहा हूँ, रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, ये तो हमारा है ही नहीं खर्चा इस वक्त। वेबसाइट को सर्च इंजन होता है गूगल वालों को पैसे देना, ये भी गूगल वालों को एनुअल फीस टाइप देते होंगे, लेकिन ये रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्वर नहीं है। ये क्या है? ये एनुअल होस्टिंग है। एनुअल होस्टिंग का ये मतलब है कि हमारा डाटा कहीं जाके सेव होगा और फिर लोग उसको ईजिली एक्सेस करेंगे। इन सारी बातों को भाड़ में डालो। ये खर्चे ने फ़ायदा कितना अरसा देना है? 1 साल। और हमारे सवाल में कितना अरसा फ़ायदा दे दिया? 5 साल। अच्छा, एक और चीज़ आपके जहन में आ सकती थी, वाइल्ड थॉट तो जहन में आ सकती है कि वेब सर्वर एक टेंजेबल है, टेंजेबल इनटेंजेबल को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर वेब सर्वर की लाइफ दी होती 10 साल, तो वेब सर्वर को डिवाइड करते 10 से और मल्टीप्लाई करते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से,
ताकि वेब सर्वर की इतने महीने की डेप्रिसिएशन वेबसाइट की कॉस्ट में कैपिटलाइज की जाती। अल्लाह का शुक्र है उसने वेब सर्वर की लाइफ नहीं दी थी, वरना हमने ये चक्कर भी खुदा ना खास्ता पेपर में कराना था। ये चक्कर इसलिए नहीं करना था कि जब वेबसाइट ही एक्सपेंस में जा रही है तो फिर वेबसाइट के हार्डवेयर यूज होने वालों की अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो वेब सर्वर की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कैपिटलाइज होगी इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल? क्योंकि वेबसाइट खुद ही कहां जा रही है? एक्सपेंसेस में जा रही है। ओके, पढ़ें। As per IS 38, 5 million for planning and content development should be expensed out because website is developed primarily for promoting and advertising products and services. And SL will not be able to demonstrate how it will generate economic benefits. 7 million incurred for acquisition of web servers should be capitalized under PP and depreciated over useful life. Web hosting cost of 0.42 should be charged to P&L and remaining 5.58 will be recorded as a prepayment in balance sheet. देखते कहानी कैसे खींचता है वो। इसको P&L में ले जाओ तो बाकी को प्रीपेड में ले जाओ। सर ये तो इम्प्लाइड था, ये तो उसको पता ही होगा। उसको पता होगा, लेकिन आपने उसको बताना है कि आपको पता है। तो ये P&L में चला गया और बाकी कहाँ चला गया? प्रीपेमेंट में चला गया। चलो यार, बस इतनी सी बात करनी थी। क्लोज करो, क्लोज करो।